हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो हम करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, आइए वन बाय वन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज। कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्लस माइनस वन के अंदर आती है। इसमें आती है प्लस माइनस वन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, वन। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, प्लस वन, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, स्पीयरमैन मेथड इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो स्पीयरमैन मेथड है वो किसने दिया था, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। रैंक कोरिलेशन मेथड हम सबको पता है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, ग्राफ ऑफ वेरिएबल हैविंग लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप जैसे टू वेरिएबल है, ऐसे बोल सकते हो कि वेरिएबल ये x है, ये आपका y, दोनों साथ में आ रहे, इसको लिए क्या बोलेंगे, लीनियर। ऐसे आ रहे हैं तब भी क्या रहेंगे, दोनों पैरेलल है तो लीनियर। तो लीनियर रिलेशनशिप ग्राफ ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन, x एंड y, दो वेरिएबल कोई भी ले लो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि आप बोल सकते हो कि यील्ड, या आप बोल सकते हो कि कोई भी फसल है, क्रॉप है, रेनफॉल लगा सकते हो आप, ठीक है। तो इसने बोला लीनियर रिलेशनशिप कब एस्टेब्लिश होता है, जब स्ट्रेट लाइन हो, कैसा हो, दोनों स्ट्रेट सीधी रेखा में हो, तभी लीनियर रिलेशनशिप हम उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, अब ये जो वर्टिकल लाइन में नहीं आएगा, आप बोलोगे सर कि ऐसा भी आ सकता है कि नहीं, ये वर्टिकल में नहीं होगा, ये ध्यान रखना, वर्टिकल लाइन में नहीं होगा। कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, कि इनकम के बढ़ने से, जैसे आप यहाँ पर बना सकते हो, यहाँ पर हम इनकम लिख सकते हैं वाई एक्सिस पर, यहाँ पर हम डिमांड लिख सकते हैं एक्स एक्सिस पर। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। इनकम मान ले कम है तो डिमांड कम, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ ज़्यादा, इनकम और ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा। तो कैसा रिलेशन शो करता है ये, पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन शो करेगा, पॉजिटिव रिलेशन, कि इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। अभी पढ़ के आए हैं प्लस माइनस वन होता है कोरिलेशन की लिमिट, तो मिनिमम कितना रहेगा, माइनस वन, और अगर यहाँ पर मैक्सिमम होता तो प्लस वन आ जाता। अगर मान लें कि दो चीज़ों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है तो जीरो आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया टी, ठीक है, एंड कॉफ़ी, ये क्या है, वेरिएबल ही तो है, ठीक है। शुगर या फिर मिल्क लिख दिया, वेरिएबल है भी। दो वेरिएबल के बीच में अगर कोई कोरिलेशन ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, जीरो। यानी कि माइनस वन से लेके फिर जीरो पे आते हैं, जीरो से फिर प्लस वन पे जाते हैं। तो रेंज माइनस वन से प्लस वन किस चीज़ की, कोरिलेशन की। तो जीरो पे मतलब दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन ना हो तो, ठीक है। वो कोई भी हो सकते हैं। जैसे कोई रिलेशन ना हो, जीरो का एग्जांपल अगर हम ले तो जीरो का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे लाइक एक क्लॉथ से रिलेटेड ले लो और एक फूड से रिलेटेड ले लो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड अलोंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता हो तो एक तरफ हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हम वाई एक्सिस लिखते हैं। तो जो इस तरफ लिखा जाता है, आप बोल सकते हो लेफ्ट साइड जो लिखा जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमेशा, और राइट साइड जो लिखा जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब बात करते हैं जी, ग्राफ की फॉर्म में अगर मैं शो करता हूं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा ही कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे शो किए जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल शो किए जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट अलोंग विद एक्स एक्सिस, क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। कि कोरिलेशन का यूज करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड किसको माना जाता है, कार्ल पियर्सन मेथड, और जिसकी रेंज क्या है, प्लस माइनस वन है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पर जो देखिए थोड़ा सा आंसर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आइए क्या कुछ होता है रिलेटिव मेजर, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा डेप्थ में करवाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो हम कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, क्या क्वेश्चन था अपना,
कि सर रिलेटिव मेजर कौन सा है, ये फाइंड आउट करना था ही सिर्फ। आइए, इसने बोला भाई दो तरह के मेजर होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, लगा लो आप। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव, या आप बोल सकते हो कि जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। एब्सोल्यूट मेजर इज डिस्पर्जन कंटेनिंग सेम यूनिट। सेम यूनिट का देखो, अगर मान लिया कि x का और y का कंपैरिजन करना है तो x kg में है तो y का kg में होना कंपलसरी है, x रुपीज़ में है तो y यूनिट का y यूनिट का भी रुपीज़ में होना कंपलसरी है। तो यानी कि एब्सोल्यूट मेजर तभी होता है जब सेम यूनिट क्या होगी, जैसे kg हो गया, रुपीज़ हो गई, सेम यूनिट। ओरिजिनल डेटा, यानी कि ओरिजिनल डेटा x एक्सिस का तो सेम यूनिट होनी चाहिए। Absolute dispersion method express the variation in term of an average of deviation like। अब बात करते हैं सर कि एब्सोल्यूट मेजर में क्या क्या इंक्लूड हम करते हैं डिस्पर्जन के रिगार्डिंग, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ये याद करना, आपको पेपर में बहुत बार पूछा जाता है क्या क्या, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। एब्सोल्यूट मेजर के अपोजिट होता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर में दो यूनिट जो होती है, जरूरी नहीं कि एक केजी है तो दूसरी भी केजी में ही हो, ऐसा कंपल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर ये रुपीज़ में है तब भी चल जाएगा, जैसे ये किलोमीटर में है ये पर आवर्स हो सकता है, तो ऐसा चल जाएगा रिलेटिव। यानी कि रिलेटिव मेजर और डिस्पर्जन में हम विदाउट यूनिट भी कंसीडर कर सकते हैं, दो चीज़ों को कंप्राइज। वैल्यू विदाउट यूनिट, मतलब केजी का केजी में होना जरूरी नहीं है, अगर एक यूनिट रुपीज़ में दूसरी केजी में भी हो सकती है, अदर चीज़ में भी हो सकती है। इसके अलावा रिलेशनशिप ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विद रिस्पेक्ट टू मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीड एंड मोड की हेल्प से करते हैं। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेज, और जो रिलेटिव मेजर का जो रिजल्ट आता है वो रेशियो के फॉर्म में भी आ सकता है और परसेंटेज की फॉर्म में भी आ सकता है। ये दोनों भी ध्यान रखना है, रेशियो की फॉर्म में और परसेंटेज की फॉर्म में भी आ सकता है। किसमें, रिलेटिव मेजर में। एब्सोल्यूट में रेशियो परसेंटेज नहीं आता। एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे रिलेटिव मेजर के, जहाँ पर भी कोफिशिएंट लग जाता है, क्या लग जाता है, कोफिशिएंट, वो रिलेटिव मेजर का एग्जाम्पल हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, देखो सिंपल रेंज है तो एब्सोल्यूट मेजर वरना कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मीन डेविएशन सिंपल दे रखा है तो एब्सोल्यूट मेजर कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसी तरह वेरिएंस है तो एब्सोल्यूट मेजर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है तो आपका रिलेटिव मेजर हो जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहाँ पर आना चाहिए था। देखिए तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है तो आप ध्यान रख लेना, यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सिंपल वेरिएंस भी नहीं आएगा, ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट मल्टीप्लीकेटिव टाइम सीरीज मॉडल। जैसे आप सबको पता है यहाँ पर दे रखा प्लस का सिंबल या माइनस का सिंबल, ऐसा नहीं आएगा। तो जहाँ पर सारे मल्टीप्लिसिटी में दे रखे हो वही आपका क्या आएगा, मल्टीप्लीकेटिव टाइम सीरीज मॉडल होएगा। यहाँ पर देखो टी इंटू मल्टीप्लाई है, सी इंटू एस इंटू आगे देखिए इस पूरे के पूरे मेथड को हम करते हैं। देखिए क्या को दे रखे, सेकेंड मल्टीप्लिसिटी मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, क्या दिया गया है, मल्टीप्लिसिटी मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। यहाँ पर पहला टी का मतलब क्या है, यहाँ पर टी का मतलब ट्रेंड के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है, ट्रेंड के रिगार्डिंग। एस का मतलब है यहाँ पर सीजनल। सी का मतलब होता है साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब होता है हर साल जो चेंज आ रहा है, यानी कि एनुअली आप बोल सकते हो साइक्लिकल को। और यहाँ पर आई का मतलब दे रखा है इरेगुलर कंपोनेंट्स। क्या दे रखा है, इरेगुलर कंपोनेंट्स। तो जो ये आई दे रखा है ना आपका इरेगुलर कंपोनेंट्स, ये रैंडमली पॉजिटिव क्वांटिटी को शो करता है। किसको शो करता है, पॉजिटिव क्वांटिटी को। लेकिन आपको सिर्फ ये नाम याद रख लेना, यही काफ़ी अपने लिए। तो टी का मतलब ट्रेंड, एस का मतलब सीजनल, और सी का मतलब साइक्लिकल या एनुअल, और आई का मतलब या इरेगुलर कंपोनेंट्स हो सकता है। क्या हो सकता है, इरेगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, अपने सिलेबस में सिर्फ इतना ही आएगा ये। तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी में है तो सारा मल्टीपल में आ जाएगा सारा का सारा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स इज यूज फॉर द शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट का मतलब नॉर्मली जो है
सारे के सारे लॉन्ग टर्म से डिनोट करते हैं। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट को 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ऐसा कुछ भी नहीं है, करीब करीब मिनिमम 1 साल का तो होना ही होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ द दीज। व्हेन द इंडिविजुअल ईयर आर चेंज्ड इनटू कोडेड टाइम वैल्यू सच एक्स का मीन दिखा रखा है यहाँ पर, देखिए एक्स की वैल्यू अगर क्या हो, देखो पहले इसका आंसर तो डी आ जाएगा, इसका क्या एक्स की वैल्यू अगर 0 हो तब जो आपका आंसर आ जाएगा इंडिविजुअल ईयर। ठीक है, टाइम वैल्यू की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टाइम वैल्यू से रिलेटेड कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन ए के बराबर हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन बी के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसके अलावा नहीं करना आपको इससे ज़्यादा कुछ इसमें। फिर आगे टाइम सीरीज का कंप्राइज क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एनुअल डेटा वी कैन फाइंड आउट। टाइम सीरीज के अंदर अगर एनुअल डेटा फाइंड आउट करना है तो हम साइक्लिकल फ्लक्चुएशन से कर सकते हैं। किससे करते हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की हेल्प से करते हैं। सेकुलर जो ट्रेंड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोस्टली एनुअल बेसिस पे नहीं होता, काफ़ी सालों के बाद होता है, आप ऐसा मान सकते हो। इसके बाद देखें लाप्लास इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस होता है, ये आपका बेस होता है क्वांटिटी पे। दो चीज़ें याद रखनी, एक तो क्वांटिटी बेस है और दूसरा बेस ईयर की, किसकी है, बेस है। करंट ईयर की क्वांटिटी, पहली बात है किसके ऊपर बेस है, ये क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर मात्रात्मक हम बोल सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हो आप क्वांटिटी। एक तो ये चीज़ याद रखनी है और सेकंड चीज़ याद रखनी है बेस ईयर। क्या याद रखना है, बेस ईयर। याद रखना क्वालिटी नहीं आएगा और करंट ईयर नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना आपका। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ए सिंगल वैल्यू विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द इंटायर मास ऑफ डेटा, एक सिंगल वैल्यू जो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है उसको हम बोलते हैं सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। जैसे मीन हो गया, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड। खासकर इसमें अर्थमेटिक जो मीन है उसका यूज किया जाता है। जैसे मीन कैसे याद कर सकते हो आप, जैसे 1 2 3 4 5 ये कोई भी सीरीज दे रखी है तो सिग्मा एक्स आ जाएगा आपका 15 और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। एन कितना है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करके 15 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 3। तो यानी कि जो ये 3 है यहाँ पर, ये क्या है, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी का एग्जाम्पल है। सेंटर टेंडेंसी के अंदर मीन भी आता है, मीडियन भी आता है, मोड भी आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन अपने पास दे रखा है इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीड, मीडियन, मोड। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, बहुत बार पूछा जाता है ये आपका। तो इसका आंसर आएगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फिर भी देखो क्या कुछ दे रखा है इसमें, इस सेंस में भी दे सकते हैं। इसका एक रूप और है हमारे पास, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए आपका क्या कुछ दिया गया है यहाँ पर, या तो ये जो अभी हम पढ़ के आए मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या फिर ये भी दे सकता है कार्ल पीटरसन के अकॉर्डिंग मीन माइनस मोड। मीन को हम ऐसे दे सकते हैं, मोड को हम ऐसे लिख सकते हैं 3, फिर इसके बाद मीन माइनस मीडियन, ऐसा भी हो सकता है। ये मीडियन की हेल्प से भी दे सकते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, जेड को हम मोड की हेल्प से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूले भी आपको क्या करना चाहिए, आने चाहिए। हर बार पूछा जाता है इंपीरिकल रिलेशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन आता है, और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो स्टैटिक्स के ऊपर वीडियो है अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी, तो वहाँ से आप ये कर सकते हो। मीडियम इंपीरिकल रिलेशन डेप्थ में समझाया गया है वहाँ पर, तो वहाँ से आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे द स्टैटिकल डेटा दैट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इट्स अकरेंस। भाई स्टैटिकल डेटा टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। टाइम के अकॉर्डिंग जो बोलता है उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जो टाइम के ऊपर बेस्ड कोई भी वैल्यू, उसको बोलते हैं क्या, क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन डेटा, डेटा दे रखा है क्या 7 8 9 9 17, 7 8 9 9 17। अब इसका क्या निकालना है, ये बताना है कि मीन और मीडियन का रिलेशनशिप शो कर रखा है हर कंडीशन में। तो मीडियन तो निकालना सिंपल है, 2 यहाँ से कट कर देंगे, 2 यहाँ से, तो मीडियन कितना आ जाएगा सर, मीडियन तो आ गया 9। सिंपल है, क्योंकि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके और साइड वाले हटा के जो बीच में बचेगा वो मीडियन कहलाता है आपका। ये तो सिंपल बात है, असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना कंपलसरी है मीडियन के केस में। बात करते हैं मीन के रिगार्डिंग। अभी जैसे हमने पीछे किया था तो इसको बोल सकते हैं सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे। इसको आप टोटल करोगे 15 और 9 24, 24 और 9 33 और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। और मीन कैसे निकालते हैं पता हो तो, मीन सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन,
सिग्मा एक्स 50 आ गया और एन कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो तो मीन कितना आया 10। अब देखो मीन की वैल्यू है 10 और मीडियन की वैल्यू है 9, तो मीन की वैल्यू क्या है सर ज़्यादा है, तो आंसर देखो अपना क्या आएगा, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, क्योंकि मीन की वैल्यू 10 आई है और मीडियन की 9 आई है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल टच भी दे सकता है स्टैटिक्स के रिगार्डिंग। टू डिस्ट्रीब्यूशन विद द 30 एंड 40 आइटम ऑफ मीन, ठीक है, ये दो दे रखा है आपके n1 मान लो n2 दे रखा है और इनका मीन दे रखा क्या, आप बोल सकते हो n था ना n1 ही मीन दे रखा, जैसे कि x1 और x2 ये मीन दे रखे हैं। आपको कंबाइंड मीन निकालना है। अब कंबाइंड मीन निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। आइए फॉर्मूला देखते हैं। देखिए कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है ये, किस चीज़ का फॉर्मूला है ये, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। कंबाइंड मीन ऐसे निकाल सकते हैं 1 2, यहाँ पर n1 का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम ऑफ द फर्स्ट ग्रुप और n2 का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम ऑफ द सेकंड ग्रुप और x1 बाहर का हम या मीन का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। ये बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि n1 और x1 का जो मीन दे, x का मीन दे रखा है मीन 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी, फिर ऐसे तो फिर नीचे नंबर लिखने हैं, ठीक है। यहीं पर करके देखते हैं। 30 इंटू 158 प्लस में 40 इंटू 168 डिवाइड बाई 30 प्लस में 40, बस ये कैलकुलेट आपको करना आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखिए कैसे है, ऊपर करेंगे तो 0 24 2 15 2 17 1 3 और 1 4, ठीक है, प्लस में इसका और कर दो आप 0 8 2 6 और डिवाइड बाई 70 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करके देखेंगे तो 0 70 ये कैलकुलेट करके देख लेना आप, शायद 160 के आसपास आ जाएगा। किसका आ जाएगा, 160 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला वही लगाना है। फॉर्मूला कौन सा है, देखिए दोबारा से देख लेते हैं एक बार फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला वही है, ये रहा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। n1 कितना है 30 और ये कितना दे रखा 158, ये कितना दे रखा 40 और ये कितना दे रखा 162, बस इनकी मल्टीप्लाई करके देखना, सेम वही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बढ़ते हैं आगे। फिर इन मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मोड दे रखा 40, मीडियन दे रखा 44, वैल्यू ऑफ मीन निकालना है। मीन मीडियन मोड अभी हम पढ़ के आए थे इंपीरिकल रिलेशनशिप में, उसमें मीन मीडियन मोड तीनों में से दो दे रखे हैं, मोड दे रखा 40, मीडियन दे रखा 44। मोड कितना 40 है, मोड 40 है और मीडियन 44। देखिए मोड 40 दे रखा अपना, देखो यहाँ पर ये तो वैसे ही दे रखा है, लेकिन अपना जो क्वेश्चन दे रखा था मोड दे रखा था, देखो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। मीडियन दे रखा था अपना, अब इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं। हमें निकालना है मीन, हमें पता 3 इंटू मीडियन दे रखा 44, मोड दे रखा अपना पास 40 और डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 132 माइनस 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 9 डिवाइड 2, और करेंगे तो 8 और 6 46। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 46 आ जाएगा। कैसे निकाला, देखो ये तो हमारे पास रिलेशन दे ही रखा था। अब मीन निकालना, तो मीन को एक साइड रख लिया, 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यानी कि इसी फॉर्मूले को आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, जो आपको नीड थी उसके अकॉर्डिंग। तो आंसर आ जाएगा 46। तो इसका आंसर आएगा अपने पास 46। क्या आंसर आ जाएगा 46, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है क्या 46 आंसर में, ये रहा सर 46। नेक्स्ट वन दे रखा है, इन केस ऑफ द स्टेट डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम ए डिसीजन इज टू बी चोजन टू द प्रोसेस फॉर गिविंग लिस्ट एज वेल एज डिफाइन अल्टरनेट।
इसने बोला डिसीजन मेकिंग का, जो आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो प्रोसेस चुनने का आपके पास कब मौका होता है? सिर्फ बिगिनिंग के अंदर। कब होता है? सिर्फ बिगिनिंग के अंदर। एक बार आप जो सेलेक्ट करना चाहो उसको सेलेक्ट कर सकते हो, बाद में उसी पर आगे डिसीजन आप पे बढ़ना पड़ता है। लाइक आप मैनुअल काम करने चाहो मशीनों के थ्रू, एक बार डिसीजन आप अगर मैनुअल पे जाते हो फिर मैनुअल के थ्रू ही चलते हैं। इन द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑल पॉसिबल सिचुएशन, ऑल पॉसिबल सिचुएशन हम क्या होते हैं हमेशा ही ऑलवेज नोन, हमें पता होती है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। डिसीजन मेकर हैज़ ओवर द अकरेंस ऑफ सिचुएशन, भाई जो सिचुएशन होने वाली है, जिनका मान लें कि नियर फ्यूचर कुछ होने वाला है, ओवर द अकरेंस ऑफ सिचुएशन, घटनाएं जो होने वाली उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, नो कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन आता है 24। देखिए नेक्स्ट वन क्या दिया गया है 24 क्वेश्चन, द पॉसिबल सिचुएशन इन डिसीजन मेकिंग और ऑल नॉन। देखो यही तो हमने यहाँ पर बात की है और यही सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया था। द पॉसिबल सिचुएशन इन डिसीजन मेकिंग आर ऑल नॉन, यही हम करके आए ना यहाँ पर भी। इन द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑल पॉसिबल सिचुएशन को हमें पता होता है। देयर इज ऑफ एग्जैक्ट सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग के टाइम होता है उसके बारे में हमें नहीं पता होता, यही यहाँ पर दिया गया है इन दोनों का कंबाइन करके यहाँ पर। यानी क्वेश्चन नंबर 22, 23 अलग अलग भी आ सकते हैं, 24 के रूप में टोटल भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखा है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ सिचुएशन आर नोन एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी के अंदर हमें सारा का सारा हमेशा ही पता होता है क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे अगर कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हो नीचे आएगी आएगी, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के थ्रू हमें पता है सर्टेनिटी ये होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा क्या, डिसीजन मेकर डिफाइन इफेक्टिवनेस मेजर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ। इफेक्टिवनेस मेजर कब होता है? जब आपको सिचुएशन के बारे में पता हो और आप उसके बेस पे डिसीजन ले सकें। ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? डिसीजन मेकर के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये था अपना स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।